प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू HR सर क्लासेज। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, वेलकम है और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं कोशिका विभाजन के बारे में। यह क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या बायोलॉजी से संबंधित किसी भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। क्लास को ध्यान से सुनेंगे ताकि आप एग्जाम फाइट कर सकें। पढ़ाने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। कंपटीशन में किस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे उस तरीके को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को बताएंगे। टॉपिक क्या है? सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन। टॉपिक कौन सा है? कोशिका विभाजन, या जिसको अपन कहेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के बारे में हम बात करें तो क्या क्या संभावनाएं होती हैं। जब हम कोई टॉपिक चूज करते हैं तो उसकी संभावनाएं तलाशते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में से पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन जो है उसकी कई संभावनाएं हैं प्रश्न बनने की या प्रश्न पूछे जाने की। कौन कौन सी संभावनाएं हैं? नंबर एक तो इससे संबंधित हिस्ट्री जो है क्या है कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल डिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण खोजें की हैं। एक तो प्रश्न इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरी, इसके टॉपिक्स या इसके तथ्य कौन कौन से हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, वहां से प्रत्येक बिंदु के प्रत्येक टॉपिक की कुछ खास बातें या विशेषताएं जो होती हैं वहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं कोशिका विभाजन की हिस्ट्री से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या हिस्ट्री है? पहली संभावना तलाशते हैं हिस्ट्री कोशिका विभाजन की। तो हिस्ट्री को मैं याद ही करवा दूंगा आप लोगों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, कोशिका विभाजन की हिस्ट्री क्या है, कुछ साइंटिस्ट के नाम में लिखूंगा, वो आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इन साइंटिस्ट के नामों से और इनकी महत्वपूर्ण खोजों से, इनकी महत्वपूर्ण बातों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट मैंने आपका नाम लिख दिया यहां पर, रुडोल्फ विर्चोव। ये नाम जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इनसे संबंधित प्रश्न। रुडोल्फ विर्चोव मैंने पहला नाम लिखा है। दूसरा मैं नाम लिख रहा हूं बोर्ड पे, डब्ल्यू फ्लेमिंग, जिसको वाल्टर फ्लेमिंग भी कहते हैं, डब्ल्यू फ्लेमिंग। दूसरा मैंने नाम लिख दिया है डब्ल्यू फ्लेमिंग का। तीसरा मैंने नाम लिख दिया है FM, फार्मर व मुर्रे। फार्मर व मुर्रे, फार्मर एंड मुर्रे। देखो क्या क्या नाम लिखा है, रुडोल्फ विर्चोव, डब्ल्यू फ्लेमिंग, फार्मर एंड मुर्रे, और एक और बर्गर अपन खा लेते हैं और उसका नाम है स्ट्रोसबर्गर। स्ट्रोसबर्गर मैंने लिख दिया है। और एक पांचवा नाम वो लिख रहा हूं मैं, डार्लिंगटन। डार्लिंग मत समझ लेना इसको, ये डार्लिंगटन है। यही नाम लिखे हैं, 5 नाम तो लिख दिए हैं मैंने। रुडोल्फ विर्चोव है, वाल्टर फ्लेमिंग है, स्ट्रासबर्गर है, फार्मर एंड मुर्रे है और डार्लिंगटन है। ठीक है, क्या काम किया है इन्होंने, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो देखिए, रुडोल्फ विर्चोव का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे नीट हो, चाहे रीट हो, प्रश्न तो बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, यह सिद्धांत या कथन किसका है। प्रश्न क्या बन गया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, पहले वाली कोशिकाओं से होती है। यह किसने कहा? तो आंसर क्या आ जाएगा? रुडोल्फ विर्चोव ने कहा। किसने कहा? रुडोल्फ विर्चोव ने। याद रखेंगे, विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, या नई कोशिकाएं जो होती है वह पूर्ववर्ती कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। समझ गए? इसका मतलब क्या है? कोशिका विभाजन होता है।
जब कोशिकाओं में विभाजन होता है तब ही नई कोशिकाएं बनती हैं। ये शुरुआत कर दी है रुडोल्फ विर्चोव ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या काम किया है? देखिए, वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस नाम दिया है भाई, माइटोसिस। और आपको पता है माइटोसिस जो होता है उसको हिंदी में समसूत्री विभाजन भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। माइटोसिस को क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो माइटोसिस जो होता है वह किसने नामकरण किया? माइटोसिस नाम किसने दिया? तो आप बताएंगे वाल्टर फ्लेमिंग ने। माइटोसिस नाम किसने दिया? वाल्टर फ्लेमिंग ने। माइटोसिस ने प्लांट्स में भी स्टडी किया और एनिमल्स में भी। अगर एनिमल्स की बात करें तो इसने फ्लेमिंग ने सेलामेंडर नामक जो उभयचर है, सेलामेंडर में माइटोसिस का अध्ययन किया। और प्लांट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो प्याज की जो जड़ है या जिसको अपन कहेंगे प्याज का मूलाग्र, ध्यान में रखेंगे, प्याज के मूलाग्र में माइटोसिस का अध्ययन किया, माइटोसिस की वो स्टडी किया। माइटोसिस नाम किसने दिया? तो आप बताएंगे फ्लेमिंग ने। माइटोसिस नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग ने। रुडोल्फ विर्चोव ने क्या कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है वह पुरानी कोशिकाओं से होती है। याद रहेगा, ठीक है। अब फार्मर व मुर्रे, फार्मर व मुर्रे जो है वह, इसमें देखो फार्मर व मुर्रे जिसको कहेंगे F&M। फार्मर व मुर्रे क्या कहता है? दो नाम हो गए, फार्मर, इसको अपन कहेंगे फार्मर व मुर्रे। इन्होंने मियोसिस नाम दिया है, MEIOSIS, आपको पता होना चाहिए। मियोसिस जिसको हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। दो जने हैं, आधे आधे बांट लिए, नाम दे दिया फार्मर व मुर्रे, यानी कि FM। आप लोगों से पूछ ले, FM सुनते हो ना कई बार, आपको नाम जो पूछ ले FM नाम किसने दिया? अरे यार, FM ने क्या नाम दिया? मियोसिस नाम दिया। मियो, एकदम मियोसिस नाम किसने दिया? FM ने दिया। FM ने कौन सा नाम दिया? मियोसिस नाम दिया। और जिसको कहेंगे स्ट्रासबर्गर ने मियोसिस की खोज की है। बर्गर जो होता है, बर्गर में अगर एक पूरा बर्गर देखे तो दो आधे आधे हिस्से होते हैं, उसमें आधे आधे हिस्से होते हैं, एक ऊपर ब्रेड एक नीचे ब्रेड, एक बर्गर बनती है। इसका मतलब आधे आधे हिस्से किसके होते हैं? बर्गर के होते हैं। बर्गर जो अपन खाते हैं, ठीक है, उसके दो आधे आधे हिस्से होते हैं, एक ब्रेड ऊपर एक नीचे। तो स्ट्रासबर्गर जो था, आधे आधे हिस्से होते हैं बर्गर में। तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की है? स्ट्रासबर्गर ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज। देखो, मियोसिस की खोज का प्रश्न आए तो आप बताएंगे किसने की है? तो स्ट्रासबर्गर ने। याद हो जाएगा, बर्गर में दो ब्रेड होती है, आधी ब्रेड, एक बर्गर के ऊपर एक ब्रेड, फिर नीचे ब्रेड, आधी आधे ब्रेड मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरी बर्गर बनाते हैं। तो स्ट्रासबर्गर जो होता है उसने क्या कहा, क्या ना, किसकी खोज की? मियोसिस की खोज की। और फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? माइटोसिस की खोज की। बर्गर अर्धसूत्री विभाजन और फ्लेमिंग समसूत्री विभाजन। डार्लिंगटन ने क्या कहा? डार्लिंगटन से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि डार्लिंगटन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि डार्लिंगटन ने कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की गति, गुणसूत्र कैसे गति करते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर, इसका अध्ययन किया डार्लिंगटन ने। डार्लिंग गति करती है, ये ध्यान में रखना, डार्लिंग गति करती है। यानी कि डार्लिंगटन जो है उसने क्या कहा कि गुणसूत्र, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों की गति का अध्ययन किसने किया? डार्लिंगटन ने किया। कुछ खास बातें सेल डिवीजन के से संबंधित हिस्ट्री की, कुछ साइंटिस्ट के नाम जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आपके सामने ये है। रुडोल्फ विर्चोव है, W फ्लेमिंग है, फार्मर व मुर्रे है, स्ट्रासबर्गर है और डार्लिंगटन है। रुडोल्फ विर्चोव ने यह कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। फ्लेमिंग ने क्या कहा?
कि माइटोसिस की खोज की, एनिमल में सैलामेंडर का स्टडी किया और प्लांट्स में प्याज के मूलागर का को स्टडी किया। ठीक है, फ्लेमिंग ने डब्ल्यू फ्लेमिंग यानी कि वाल्टर फ्लेमिंग ने माइटोसिस नाम दिया। और स्ट्रासबर्गर ने क्या किया, मियोसिस की खोज की। मियोसिस के साथ साथ इसने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो प्रावस्थाएं हैं, अर्धसूत्री विभाजन के विभिन्न प्रावस्थाओं के नाम भी इन्होंने रखे स्ट्रासबर्गर ने। कौन कौन सी हैं? प्रोफेज है, ये कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है। पूछ ले एग्जाम्स में कोई पूछ ले कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज का नाम किसने दिया, तो इस बर्गर खाने वाले ने दिया। बर्गर अगर आप खाओगे, कोई एक और आ गया फ्रेंड तो आदि बर्गर उसको भी दे दोगे ना, एक ब्रेड उतार करके वो भी खा लेगा। तो आदि ब्रेड यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की, लेकिन नाम मियोसिस नाम जो दिया गया वह एफएम ने दिया, एफएम नाम दिया। ये ध्यान में रखना, किसका नाम दिया? अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस नाम किसने दिया? फॉर्मर व मुर्रे ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। डार्लिंगटन ने क्या कहा? कोशिका किसकी खोज की? कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों की गति का अध्ययन डार्लिंगटन ने किया, उसकी खोज डार्लिंगटन ने की। अब हम बात करने जा रहे हैं कोशिका चक्र की, जो महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। देखिए, कोई भी जो कोशिका विभाजन जो होता है, या एक कोशिका से जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो उसको हम मुख्यतः कोशिका चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका चक्र। आप ध्यान में रखेंगे, कोशिका चक्र। एक कोशिका से अगर कोई नई एक सेल है, एक कोशिका से दो अगर कोशिकाएं बनती हैं या फिर 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो एक विशेष चक्र जो इसमें पूरा होता है, जिसको हम क्या कहेंगे? कोशिका चक्र कहेंगे। कोशिका विभाजन एक चक्रीय प्रवावस्था है। कहने का मतलब क्या हो गया? कोशिका विभाजन एक चक्रीय प्रवावस्था है, जिसे कोशिका चक्र कहते हैं। और कोशिका चक्र की 2 अवस्थाएं, इसको 2 अवस्थाओं में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं भाई? नंबर 1 इंटरफेज। कोशिका चक्र की एक विशेष अवस्था जो है उसको कहते हैं इंटरफेज, या हिंदी में इसको अंतरावस्था कहेंगे। इंटरफेज या अंतरावस्था। आगे बात समझ में। और दूसरा है विभाजन अवस्था। ठीक है, विभाजन अवस्था, या फिर इसको अपन कहेंगे डिवीजन फेज। ठीक है, इंटरफेज अवस्था और डिवीजन अवस्था। डिवीजन फेज, या इसको हम क्या कहेंगे? एम फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम फेज भी कहते हैं। इंटरफेज या अंतरावस्था और विभाजन अवस्था, इसको एम फेज भी कहेंगे। एम फेज का मतलब इसमें माइटोसिस भी हो जाएगा इसके बाद, या फिर मियोसिस भी हो सकता है। आगे बात समझ में। यानी कि विभाजन अवस्था जो होती है उसमें कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका का विभाजन। और कोशिका का विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन आपको पता है कि 3 प्रकार का होता है। जनरली कोशिका विभाजन कितने भागों में डिवाइड करते हैं? इसको अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो देखिए असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन ध्यान से देखना, फिर हम अध्ययन करेंगे। बेसिक कंसेप्ट हम बात कर रहे हैं। असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस। फिर समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। दूसरा विभाजन कौन सा हो गया? समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। और तीसरा विभाजन हो गया अर्धसूत्री विभाजन। 3 प्रकार के विभाजन होंगे इंटरफेज के बाद। समझ गए? इंटरफेज के बाद 3 प्रकार के विभाजन होंगे। एक तो असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन।
या आपको पता है इसको अपन क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। आगे इनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, फिर भी बेसिक कंसेप्ट जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनके अपन बात करेंगे। कि असूत्री विभाजन जो होता है इसको हम डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। कौन सा डिवीजन, डायरेक्ट डिवीजन भी हम कहेंगे। डायरेक्ट डिवीजन या प्रत्यक्ष विभाजन हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी जो कोशिका होती है उसका जो न्यूक्लियस जो है वह विभिन्न प्रावस्थाओं में बढ़ता नहीं है। विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में यह डिवाइड नहीं होता है। यह बढ़ता कैसे है, ये कोशिका जो होगी उसका जो न्यूक्लियस जो है पहले डंबलाकार हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और इसमें बीच में एक संकीर्ण खांच बन जाएगी। ये लंबा होकर के फिर क्या हो जाएगा भाई, यह जो न्यूक्लियस है वह ही दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और दो कोशिकाएं बन जाएगी। ये सिंपल सा डायरेक्ट विभाजन है। इसमें केंद्र डंबलाकार होकर के दो भागों में टूट जाता है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, कोई उप प्रावस्था या प्रावस्था इसमें नहीं पाई जाती है। इसलिए असूत्री विभाजन जो होता है या एमाइटोसिस जो होता है उसको हम डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। किसमें पाया जाता है, ये देखो पीपीएलओ, ये जो जनरली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उसमें पाए जाते हैं। जैसे पीपीएलओ है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफाइसी के जो सदस्य हैं उनमें किस प्रकार का डिवीजन पाया जाता है, एमाइटोसिस पाया जाता है। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन किसे कहेंगे, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान बनी रहे, उसको माइटोसिस कहते हैं। लेकिन यह किस प्रकार का डिवीजन है, इनडायरेक्ट डिवीजन है। इनडायरेक्ट डिवीजन भी इसको अपन कहते हैं माइटोसिस को। कौन सा डिवीजन कहते हैं, इनडायरेक्ट डिवीजन। आप सोच रहे होंगे इसको इनडायरेक्ट डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस है वह सीधा डिवाइड नहीं होता है, यह विभिन्न अवस्थाओं में बढ़ता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, उनमें बढ़ता है। इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन को इनडायरेक्ट डिवीजन कहते हैं माइटोसिस को। और समसूत्री इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो एक कोशिका के विभाजन से जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, इसलिए इसको माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वह जनरली या इसमें पाया जाता है, आपको पता है रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में कौन सा डिवीजन पाया जाता है, मियोसिस। इसमें जो संतति कोशिकाएं जो इस विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो मातृ कोशिकाएं जो होती हैं, जो मदर सेल्स होती हैं, उनसे आधी हो जाती हैं, इसलिए इनको मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे इंटरफेज की। जब ये विभाजन अवस्था हो गई, ठीक है, फिर इसके बाद में एक और, अगर कोशिका एक बार और विभाजित होना चाहिए तो एम फेज यानी कि माइटोसिस या मियोसिस फेज, इससे पहले आपको बीच में कौन सी आएगी, इंटरफेज अवस्था आएगी। ये अवस्था आएगी इंटरफेज अवस्था या अंतरावस्था। इसको दो विभाजनों की बीच की अवस्था अपन कहते हैं। इंटरफेज को क्या कहेंगे, जैसे इंटरवेल होती है स्कूल में कि भाई आधी क्लास लग गई, उसके बाद इंटरवेल, फिर वापस से क्लास शुरू हो गई। पहले क्लास शुरू हो गई 4 पीरियड की, फिर इंटरवेल हो गया, फिर क्लास शुरू हो गई। वैसे ही क्या होता है कि पहले जैसे मान लो कि आप घर से गए, वो भी एक तरह से इंटरवेल ही होता है, फिर आप क्लास में गए, फिर आपने इंटरवेल हुआ, फिर क्लास ली। तो यहां पर पहले एम फेज हो गई, फिर दो विभाजनों के बीच की जो अवस्था है इसको हम क्या कह देंगे, इंटरफेज या इंटरवेल या अंतरावस्था कहते हैं। यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे इंटरफेज या अंतरावस्था। अब इंटरफेज के बारे में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ध्यान से सुनेंगे तभी आप एग्जाम में सही ऑप्शन चुनेंगे। देखिए इंटरफेज, एक डायग्राम बनाऊंगा उससे आप समझ आना। कोशिका चक्र का अगर अपने को अध्ययन करना है
तो उसके लिए मनुष्य की कोशिका का जनरली संवर्धन जो करते हैं उसमें इसका अध्ययन करते हैं। और कोशिका चक्र जो होता है उसमें से ध्यान में रखना कहां कहां इसका स्टडी करते हैं, उसकी प्रत्येक जीव में कोशिका चक्र की जो अवधि होती है ना वह प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम्पल अगर मनुष्य की बात करें तो मानव कोशिका जो होती है, मानव कोशिका संवर्धन में अगर इसका अध्ययन करें तो उसमें कोशिका चक्र की जो अवधि होती है कुछ बुक्स में इसको 10 से 20 घंटे बताया है, लेकिन लेटेस्ट जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें कोशिका चक्र की अवधि मानव कोशिका के लिए कितने घंटे बताया है, 24 घंटे। यानी कि 24 घंटे लगते हैं एक कोशिका को विभाजित होने में। एनसीईआरटी 11th क्लास बायोलॉजी, ठीक है, उसके चैप्टर में ये बता रखा है। फिर अपन बात करें ईस्ट YEAST, भाई मनुष्य में कोशिका चक्र मनुष्य की कोशिका जो होती है उसमें यानी कि यूकेरियोटिक सेल्स में कोशिका चक्र की अवधि होती है 10 से 20 घंटे, जनरली अदर बुक्स में बता रखा है, और एनसीईआरटी में 24 घंटे होती है, एनसीईआरटी बुक्स 11th क्लास की के अनुसार। और ईस्ट जो कोशिका है उसमें सिर्फ 90 मिनट होती है, यानी कि ईस्ट कोशिकाएं जल्दी से विभाजित होती हैं। 90 मिनट का मतलब सिर्फ 1 से ही 1/2 घंटे, यानी कि 1.5 घंटे का समय जो होता है 1.5 घंटे में ही एक ईस्ट कोशिका विभाजित हो जाती है। और मनुष्य की कोशिका को विभाजित होने में कितना समय लगता है, 24 घंटे लगता है। तो कोशिका चक्र की ये सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, इंटरफेज। क्यों है, देखिए कोशिका चक्र को अपन अगर इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें हम, तो इसमें जो इंटरफेज अवस्था आती है, ठीक है, इंटरफेज अवस्था आ जाएगी, फिर एम फेज आएगी, ये एम फेज आ गई। इंटरफेज अवस्था जो होती है, अंतरावस्था जो होती है, उसको कई उप प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया है। पहले मैं ये बता देता हूं कौन कौन सी, एक तो G1, दूसरी S और तीसरी G2, और चौथी भी आपको हम बताएंगे G0 अवस्था। इनका ध्यान में रखना, यहां से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, ये तो आप एम फेज मान लीजिए, कोशिका चक्र की कोशिका चक्र बता दिया मैंने, एम फेज। एम फेज के बाद एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, यहां प्रोफेज आ जाएगी, यहां मेटाफेज आ जाएगी, एनाफेज आ जाएगी और टीलोफेज आ जाएगी। ये मान लो 24 घंटे का एक चक्कर बना रहे हैं हम। 24 घंटे के चक्कर में से 12 घंटे यहां से, फिर ये मान लो आप कोशिका एम फेज आ गई, फिर ये साइटो कोशिका जिसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा। कोशिका द्रव्य विभाजन होने के बाद फिर G0 स्टेज आ जाएगी, आ सकती है G0 स्टेज, फिर आ जाएगी ये G1 स्टेज। G1 अवस्था जो होती है यह लगभग 12 घंटे की होती है। G1 अवस्था कितने घंटे की होती है, 12 घंटे की होती है। 24 घंटों में से कितने घंटों की भाई, और बढ़ाओ इसको, 12 घंटे की, लगभग 12 घंटे की कौन सी अवस्था होती है, G1 अवस्था। फिर S अवस्था, G1 के बाद कौन सी आती है, S अवस्था, S फेज। S फेज जो होगी वह कितने घंटे की होती है, 6 से 8 घंटे की होती है, 6 से 8 घंटे की S फेज होती है। फिर G2 प्रावस्था, G2 प्रावस्था जो होगी वह कितने की होगी, लगभग 3 से 5 घंटे की यह अवस्था होती है। ये तो बेसिक कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखें कि G1 अवस्था 12 घंटे की, S प्रावस्था 6 से 8 घंटे की, G2 प्रावस्था 3 से 5 घंटे की, ठीक है। इसके बाद कोशिका द्रव्य या साइटोकाइनेसिस या फिर G0 स्टेज यहां आती है, ये G1। इनके बारे में हम अब थोड़ा सा विस्तार से स्टडी करेंगे कि इंटरफेज अवस्था से सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न क्या निकला। सबसे महत्वपूर्ण पहला प्रश्न ये निकला कि यह कोशिका विभाजन की कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है, कौन सी, इंटरफेज। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई कि इसको मुख्यतः 3 प्रावस्थाओं में हम डिवाइड करते हैं। पहला G1 प्रावस्था, दूसरा G1
प्रावस्था या अवस्था। दूसरी अवस्था जो है इसको एस प्रावस्था, और तीसरी प्रावस्था जो है इसकी कौन सी, G2 प्रावस्था। अब बहुत महत्वपूर्ण पर्सन इससे संबंधित इसमें बन जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट पे हम देखेंगे कोशिका चक्र की जो इंटरफेज अवस्था है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो G1 प्रावस्था, दूसरा एस प्रावस्था और तीसरी G2 प्रावस्था। इन तीनों में से क्या क्या पर्सन बन सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए नंबर फर्स्ट G1 प्रावस्था से संबंधित क्या मुख्य पार्ट है। जीवन प्रावस्था या अवस्था, जीवन फेज। ठीक है, जीवन फेज में क्या होता है कि पहले मैं अब आपको बता दूं कि जीवन ग्रोथ फेज या गैप फेज फर्स्ट भी इसको कहते हैं। क्या क्या और खास बात इसमें से बनती है। जीवन प्रावस्था जो होती है उसमें टाइम तो आपको पता है, लगभग मनुष्य में अगर 12 घंटे का कोशिका चक्र होता है 24 घंटे का, तो इसमें ये 12 घंटे का समय इसमें लगता है। किस अवस्था में, जीवन प्रावस्था में। इसको गैप स्टेज भी अपन कहते हैं, गैप स्टेज फर्स्ट भी अपन कहते हैं। आगे बात समझ में। एक और इसमें क्या होता है, इसको डीएनए सिंथेसिस से पहले की अवस्था यह है, यानी कि डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन का जो संश्लेषण जो होता है वह किसमें होता है, जीवन फेज में। दूसरी खास बात, डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण किसमें होता है, जीवन फेज में। क्या लिखेंगे, डीएनए संश्लेषण, डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन, आवश्यक पदार्थों का निर्माण किसमें होता है, जीवन प्रावस्था में होता है। क्या बात हो गई कि डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, डीएनए संश्लेषण, डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण होता है किसमें, जीवन प्रावस्था में। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, डीएनए का फॉर्मेशन जीवन फेज में नहीं होता है, इसलिए इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी अपन कहेंगे। तो इसका एक और नाम है जीवन फेज का, क्या, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी हम कहेंगे, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी हम कहेंगे। 12 घंटे लगभग इसमें समय लगता है और जिसको इंटरफेज की सबसे लंबी प्रावस्था है। फिर डीएनए संश्लेषण के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण इसमें होता है और इसे प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी हम कहते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। आरएनए व प्रोटीन्स का निर्माण किसके लिए, डीएनए के लिए जो आरएनए एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस किस अवस्था में होता है, जीवन फेज में होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे G2 फेज की, एस प्रावस्था की, सॉरी एस प्रावस्था, जिसे नाम से ही है, एस का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका, यहां पर किसका सिंथेसिस होगा, डीएनए का संश्लेषण होगा। किसका होगा, डीएनए संश्लेषण। तो डीएनए का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, बहुत बार प्रश्न आ जाता है, तो एस प्रावस्था। दूसरी प्रावस्था कौन सी है, इंटरफेज की, एस प्रावस्था। सिंपल सी बातें हैं। एस प्रावस्था का नाम से स्पष्ट है, सिंथेसाइज, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। खास बात देखिए, क्या बात है, डीएनए का रेप्लिकेशन। ये डीएनए का रेप्लिकेशन कहां हो रहा है भाई, न्यूक्लियस में हो रहा है, कोशिका केंद्रक में हो रहा है। ठीक है, तो पहले केंद्रक विभाजन होगा ना, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो केंद्रक में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, कौन सी प्रावस्था में, एस प्रावस्था में। बहुत बार प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको सिंथेसाइज प्रावस्था या एस प्रावस्था भी हम कहते हैं। इसमें जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो इसमें डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा कौन सी अवस्था में दुगनी होती है, डीएनए की मात्रा दुगुनी, और अगर सही कहें तो दोगुनी हो जाती है डीएनए की मात्रा। कौन सी अवस्थाओं में, एस प्रावस्थाओं में। आप ये ध्यान में रखना कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या दुगनी नहीं होती है। मान लो यहां पर क्या होता क्या है इसमें कि डीएनए अगर 2C है तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 4C उसकी मात्रा हो जाएगी। समझ गए ना, यानी कि इस प्रावस्था में डीएनए की मात्रा बढ़ती है, न की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या में इस अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता,
केवल उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। डीएनए की जो मात्रा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, उसकी मात्रा में क्या हो जाएगी, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है एस प्रावस्था की, कि अधिकांश हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कौन सी अवस्था में भी होता है, एस प्रावस्था में होता है। अधिकांश हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस में होगा, एस प्रावस्था में होगा। लेकिन डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी किस में भी हो जाता है, G1 फेज में भी होता है। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन, अधिकांश हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण एस प्रावस्था में होता है। आगे बात समझ में, समय कितना लगता है इसमें, एस प्रावस्था में 6 से 8 घंटे का समय इसमें लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, 6 से 8 घंटे का समय लगता है। एक और खास बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब केंद्रक में डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, उसी समय कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में तारक केंद्र या सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो होते हैं उनका रेप्लिकेशन होता है। तारक केंद्र जो होता है वह उसकी प्रतिकृति कोशिका द्रव्य में होती रहती है। डिप्लोसोम में से एक सेंट्रोमियर जो है निकल करके दूसरी तरफ जाने लग जाता है। यहां तो होता है डीएनए का रेप्लिकेशन और कोशिका द्रव्य में क्या होता है, सेंट्रोसोम का, सेंट्रोमियर्स का रेप्लिकेशन वहां पर होता है। आप ध्यान में रखेंगे सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन जो होता है कोशिका द्रव्य में, जब सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है तब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सीधी सी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात हम चर्चा करेंगे इसकी G2 प्रावस्था की, कि G2 प्रावस्था में होता क्या है। खास इंपोर्टेंट पर्सन आप लोगों के लिए है। G2 प्रावस्था में क्या होता है, G2 प्रावस्था को पोस्ट डीएनए सिंथेसिस प्रावस्था भी कहते हैं। G2 प्रावस्था क्योंकि डीएनए के संश्लेषण के बाद की अवस्था है ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस स्टेज, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस स्टेज भी कहेंगे। G2 प्रावस्था जो होती है उसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस अवस्था भी हम कहेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के आरएनए का संश्लेषण होता है। इसमें भी G2 अवस्था है ना, ये ग्रोथ अवस्था, इसमें विभिन्न प्रकार के आरएनए जैसे आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, इनका संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, बहुत बढ़िया प्रश्न आ जाता है। विभिन्न प्रकार के आरएनए जो होता है उनका संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, तो आप बताएंगे G2 प्रावस्था में होता है। G2 प्रावस्था में इसका संश्लेषण होता है, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का संश्लेषण इसमें होता है। और जो देखो आगे जाकर के जब कोशिका विभाजन होगा तब क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेंगे। स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो किसके बने होंगे, प्रोटीन के। तो स्पिंडल फाइबर या तर्कु तंतु जो होते हैं उनके निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण भी किसमें होता है, G2 प्रावस्था में। ये मत कह देना कि तर्क तंतु इसी अवस्था में मर जाते हैं G2 अवस्था में, नहीं। क्या लिखेंगे, जो तर्कु तंतु है या स्पिंडल फाइबर तंतु या स्पिंडल फाइबर, पूरा देखना, तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर के लिए के निर्माण के लिए आवश्यक, के निर्माण के लिए, इनका निर्माण नहीं होता है, के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का संश्लेषण, आवश्यक प्रोटीन्स का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है, G2 प्रावस्था में होता है। कौन सी प्रावस्था में होता है, G2 प्रावस्था में होता है। स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होगा, तो आप बताएंगे G2 प्रावस्था में होगा। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण, अधिकांश हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होगा, S प्रावस्था में होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में होगा, S प्रावस्था में होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखें। एक और लास्ट इसकी स्टेज बचती है G0 स्टेज। G0 स्टेज जो होती है इसको शांत प्रावस्था कहेंगे, शांत प्रावस्था भी अपन कहेंगे। क्यों कहते हैं, इसमें जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, उसकी वृद्धि नहीं होती है, कोशिका विभाजन की आवश्यकता नहीं बढ़ती है, तो वह कोशिका कौन सी अवस्था में चली जाती है, जिसमें विभाजन नहीं होता, G0 अवस्था में चली जाती है। G0 अवस्था का मतलब यही है
कि वह कोशिका विभाजन उस समय विभाजन नहीं कर रही होती है। ये ध्यान में रखना, इसमें विभाजन से संबंधित आवश्यक क्रियाएं नहीं होती है, लेकिन वह उपापचयी रूप से सक्रिय होती है। ये बात मत भूलना। G0 अवस्था में कोशिका उपापचय रूप से तो सक्रिय होती है, लेकिन वह कोशिका विभाजन नहीं करती है। ठीक है, जैसे हृदय कोशिकाएं हैं, या जब कोई व्यक्ति पूरा ग्रोथ कर जाता है या उसको किसी कोशिका को विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो वे कोशिकाएं कौन सी अवस्था में होती हैं? शांत अवस्था में होती हैं, G0 अवस्था में होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी जो क्लास थी वह आप लोगों के लिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाली थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।